हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम IMUCT एस्पिरेंट्स अंडरस्कोर 95। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ने जो इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया था कि हम लोग CET की तैयारी करवाएंगे, आपको तैयारी या रिवीजन करवाएंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का वो हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दिया है। मैं एक ब्रीफ बताना चाहता हूँ। IMUCT एस्पिरेंट्स अंडरस्कोर 95 क्या है, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और या फिर हम लोगों के पेज पे वो आए नहीं है अभी तक। तो IMUCT एस्पिरेंट्स अंडरस्कोर 95, हम लोगों 3 लोगों की टीम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो IMUCT की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसमें हम लोग आपको क्या देंगे, क्वेरी, आपकी जो भी क्वेरी है आप लोग हमको ईमेल और DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज और इंस्टाग्राम पे। दूसरा, हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और चौथा, तीसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी ये रिवीजन क्लास स्टार्ट कर। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ पैसा वैसा नहीं देना भाई, हम लोगों को मजा आ रहा है, तुम लोग मजे लो, ठीक है। तो तैयारी करना है, जिसको तैयारी करनी है भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो बनेगा तो दूसरा नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। आज काइनेमेटिक्स बनाएंगे हम लोग जैसे, तो कल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रोटेशनल मैकेनिक्स पे आगे आगे मूव ऑन करते हुए खत्म कर देंगे पूरा का पूरा सिलेबस। तो जानेंगे हम लोग क्या है, तो ठीक है, बैक टू द टॉपिक आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी चीज को। वैसे बोर्ड आप लोग के ले लिया है। तो हम लोग के शो का नाम है 22 टॉक्स। बाय 95। तो पहला चैप्टर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे मैंने आपको स्टोरी बता ली दिया था कि हम आज पहला टॉपिक पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स। तो ठीक है, पहला चैप्टर है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आ गया। और इम्पोर्टेंट चैप्टर भाई, देखो 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे। CET में हर साल आते हैं लगभग। एक बार तो मैंने दिया और जो 2-4 सीनियर थे उन लोगों से पूछा था, तो उन लोगों ने बताया था कि काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं यार, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 50 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हर चीज को शुरू से लेकर। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स पहले सबसे पहले कार मान लिया, ज्यूम कर ली कार है एक। ये कार है, ये कार है। यहाँ t = 0 था, यहाँ t = t बना। कार एक जगह से x1 जगह से x2 जगह चली जाती है t1 टाइम में। तो डिस्टेंस कितना चली? x2 - x1। टाइम कितना लगा? t1, डेल्टा t t1। इतना टाइम लग रहा है उस चीज को आने में। तो काइनेमेटिक्स जानते हो, काइनेमेटिक्स यही चीज है। जैसे कि कार की कुछ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, समथिंग कुछ ना कुछ चीजें उसकी होंगी। तो किसी भी बॉडी के मोशन को रीड करना या स्टडी करना बिना ये जाने कि वो क्यों मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें नहीं मतलब है। वो कैसा मूव करेगा, कहाँ जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा वहां तक, इस चीज की स्टडी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। आएगी नहीं एग्जाम में, फिर भी बता देते हैं भाई, नॉलेज होती है, अच्छा रहता है। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेफरेंस फ्रेम। पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेफरेंस फ्रेम में 2 चीजें होंगी। में 2 चीजें, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है टाइम, मतलब क्लॉक। दूसरी चीज होगी क्लॉक। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम ही बना लिया हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, x y, और ये अपना z हो गया, और घड़ी ये बन गई हम लोगों की।
है ना। तो हम लोगों ने घड़ी ये बना दी। जैसे कोई बॉडी मूव करेगी आगे पीछे जाएगी तो हम कैसे रेस्ट में है, कैसे मोशन पे, कैसे जा रही है। काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कर नहीं पाओगे क्योंकि हर चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करी जाती है कंसीडर। तो उसके बाद चलो रेफरेंस से जान गए आप लोग क्या होता है। और ये नोट्स बना लेना इन चीज़ों के, ठीक है। फटाफट रिव्यू कर लेना, क्वेश्चन लगाते रहना अपने सैम्पल बैग मैंने दिए हैं उसमें से, या फिर किसी और छोटे छोटे एग्जाम होते हैं। जेई में से पिछले साल का पेपर आया था 2019 का, जो जनवरी और अप्रैल वाले पेपर हुए बहुत आसान हुए, डाउनलोड करके वहाँ से कर लेना क्वेश्चंस, हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है ना क्वेश्चन करते जाना साथ साथ। तो उसके बाद रेफरेंस फ्रेम करते हैं रेस्ट एंड मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। रेस्ट ऑब्लिक मोशन, रेस्ट है होगी या मोशन में होगी। तो कैसे पता करेंगे रेस्ट और मोशन में, रेफरेंस फ्रेम में देख के पता लगेंगे चीज होता है। रेफरेंस फ्रेम रख लो यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड और एक घड़ी। उसके बाद मान लो एक कार है, दो, एक कार एक है, कार एक बी है, एक पेड़ है, पेड़ फल लगे हुए हैं, इसके नीचे न्यूटन बैठा हुआ, वेक्टर वही है। तो ए और बी हो गए, कार हो गया। तो आपको उसके बाद टेबल बनानी है। ऑब्जर्व करेंगे कि हम कैसे पता करें कि मोशन में है रेस्ट में है बॉडी कोई। उसका टेबल है, तो सबसे पहले लिख लो कार ए, कार बी और यहाँ ट्री, और इधर आ जाएगा टाइम। तो टाइम T1 पे, T2 पे, T3 पे, T4 पे, ठीक है, T1 T2 T3 4। तो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ रेस्ट या मोशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई। रेस्ट जैसे कि कोई चीज़ रेस्ट पे तो है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो if a body is at rest, its coordinate with respect to reference frame will not change with time। और कोई चीज़ मोशन में है, if a body is in motion, its coordinate will change with respect to time with reference। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो पता कर लेते हैं, ये 1, 2, 3 पे है, ये 1, 2, 4 पे है, और ये T1 पे कहाँ पे है, 0, 0, 3 पे है। ये सब एज्यूम्ड वैल्यू है, मतलब ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है फिर कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो T2 पे है, ये 1, 2, 4 पे, ये 1, 2, 5 पे, ये 0, 0, 3 पे, ये 1, 2, 5 पे है, ये 1, 2, 6 पे है, 0, 0, 3 पे है। यहाँ हो गया 2, 3, 4, और ये जो हो गया 2, 3, 5, और ये 0, 0, 3। तो थ्रू आउट ट्री का जो नॉर्मली दिख रहा है आप लोगों को, ट्री का कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा है और टाइम चेंज होता जा रहा है। तो ट्री तो परमानेंट रेस्ट पे है।
उसके बाद आ गई बात कार ए या कार बी कैसे है, मोशन में है या रेस्ट में है, इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से। तो कार ए का कोऑर्डिनेट ये है। टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, t2 टाइम के बाद कार ए का कोऑर्डिनेट 1,2,3 से 1,2,4 हो जाता है। तो मतलब वो z डायरेक्शन में एक यूनिट आगे बढ़ गया। कार बी भी एक यूनिट आगे बढ़ गई। ऐसे ही t2 से t3 में एक यूनिट आगे बढ़ जाते हैं और t2 से t3 में इसमें भी एक यूनिट आगे बढ़ जाते हैं। तो एंड सो ऑन। देख सकते हो भाई कि कार ए कार बी इस रेफरेंस फ्रेम के उसमें मोशन में है, इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में है। इसके बाद अब चेक करना है कि मान लिया कि कार ए रेफरेंस फ्रेम है। अब बताओ चीजों को, कार ए रेफरेंस फ्रेम है तो सब चीज चेंज हो जाएंगी। तो ठीक है, t1 टाइम पे एक टेबल बना लो फिर से। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 4 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कार बी, यहाँ हो जाएगा 3। तो दो ही चीज बची भाई इसके बाद। तो कार ए हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो कार बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे भाई? कार बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? कार ए बी में से कार ए का माइनस कर दो, वही उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कार बी में से कार ए का माइनस किया, क्या आया? 0,0,1। और अब इसमें से कार ए का माइनस करना है, 3 में से कार ए माइनस करो तो क्या आएगा? -1 -2,0। यही आएगा ना? देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेना भाई, कोई गलती है तो बता देना। फिर t2 पे चेक किया तो क्या आएगा? t2 पे कार ए आगे बढ़ गई है तो इसके रेफरेंस में क्या आएगा भाई? 0,0,1 और जो ट्री है वो है -1 -2 और फिर एक भैया -1। फिर t3 का निकाल लो ऐसे करके कि कार बी में से कार ए का माइनस कर दिया भाई t3 का, उसमें फिर से 0,0,1 आ गया और फिर से चेंज होगा भाई, देख लेना। गंदी राइटिंग है थोड़ी सी। फाइनली अब यहाँ क्या होगा? -1 -2 हो जाएगा। और इसके बाद t4 पे क्या होगा बताओ? उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1। यही हुआ ना? 0,0,1। और उसका बताओ ट्री का। तो ट्री का कैसे बताओगे? बताओ। 4 से कि 0 में से 2 गया -2, 0 में से 3 गया -3 और 3 में से 4 गया -1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कार बी का भी कार ए के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है और ट्री मोशन में आगे भाई कार ए के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही आप कार बी का निकाल सकते हो। तो आप पता लग गया ना रेस्ट और मोशन कैसे देखना है। लिख लेना भाई, नोट्स जरूर बनाना, उसके बिना चलेगा नहीं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कोई पॉइंट है, कोई रोक रखी है, ये रास्ता मान लो रोड है कैसी गई है,
तो ये जो रोड है हमारी, ये है 5 किलोमीटर की, और जो शॉर्ट ये डिस्टेंस दिख रही है ये से ये 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो होती है पाथ की लेंथ होती है, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है A to B में, वो ऐसे ऐसे जाएगी भाई, रोड तोड़ के तो चली नहीं जाएगी कोई चीज। कोई बंदा गया तो ऐसे ऐसे गया भाई, रोड के अलग तो जाएगा नहीं, मान लो चार तो समुंदर है, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आदमी A से B में कितना डिस्टेंस होता है कि पाथ कितना ट्रैवल किया उसने, तो 5 किलोमीटर है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी में, कितना दूर चला गया एक पॉइंट से, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टार्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां से स्टार्ट किया है वहां से सबसे छोटी दूरी नापी जाए फाइनल पॉइंट तक, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इनिशियल ये है, फाइनल ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो ए और बी ये है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है भाई, इससे छोटी तो ऐसे बना लो, ये शॉर्टेस्ट तो आएगी बट इससे छोटी आ जाएगी घूम घूम से। अब आई से भी जा सकते हो, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट तो एक ही रहेगी हमेशा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ये रहता है, डिस्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से, और S इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू L। ये पूछ सकते हैं हमारी सीटी में। क्वेश्चन करवा देते भाई। एक ग्राउंड है, ये भी बंदा डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एक मैन है, ठीक है, उसने सुबह सुबह रोज जाता है जॉगिंग करने के लिए, तो वो आया भाई, उसका रेडियस है आर, ठीक है, आर मानते हैं फिजिक्स में, कुछ भी हो आर जनरल कर दो सीधा सीधा। तो ए से वो बी पे गया, यहाँ से भागते 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 भागते, तो बताओ कितनी डिस्टेंस चला, सीधी सी बात है, टू पाई आर बाई टू, क्योंकि सर्कल का आधा गया है, तो 2 पाई आर बाई 2 वो चला ए से बी जाने में। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, सीधा का सीधा आर ये तो बराबर 2 और डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, इतना चला और इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। और मान लो घूम के दोबारा से ये पे आ जाए, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, बराबर 2 पाई आर होगी, क्योंकि भाई पूरा सर्कल चल गया है। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो ऐसा कर सकते हो भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, मतलब फोटो खींच के भेज देना है मेरे को, बता दूंगा मैं सबके डाउट। इसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी दो चीजें हैं, यही है। फिर दोबारा पिछला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसका रेडियस है ए बी,
तो क्वेश्चन ये है कि ये बंदा ए से बी पे जाता है और टाइम कितना लगा उसे, टी टाइम में पहुंचता है। तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है। स्पीड जो आएगी और कितनी आएगी भाई, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो डिस्टेंस चला है और टाइम से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आ गया ये आपकी स्पीड आ गई, 2 से 2 कट गया, पाई आर बाई टी। अब बताओ वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी जो आपकी आएगी वो आएगी, क्या आएगी, कितनी दूरी चला है, 2r डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी 2r बाई टी और ये पाई आर बाई टी है। बताओ कौन बड़ा है, कौन दिख रहा है ना, नहीं पता लग रहा तो पाई की वैल्यू बता देता हूँ 3.143। अब पता लग जाएगा 3.14 इंटू आर बाई टी और 2r बाई टी, ऐसे कर लो पता लग गया। स्मार्ट हो। फिर अब रिलेशन बता दो, L इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू S, या तो बराबर होगा तो बड़ा हो भाई, क्या पता बंदा बीच में से भाग रहा हो, यहीं से भागने लगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी और दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो। तो आप इसे ऑब्जर्व करोगे कि L बाई टी क्या होता है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया आपका। स्पीड वेलोसिटी हो गई, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड बाय टाइम नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो नहीं होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ठीक, तो बस कोई बॉडी है T1 पे, इसकी स्पीड वेलोसिटी v1 है, तो T2 पे है उसकी वेलोसिटी v2 है। अब बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी, भाई एक्सेलरेशन का सीधा फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, वेक्टर है दोनों भाई, वेक्टर होंगे याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। T2 माइनस T1, तो एक्सेलरेशन ये है। सम अप कर देते हैं चीजों को भाई, बस फटाफट बता देता हूँ मैं एक चीज एक बार, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं फटाफट बोल देता हूँ। स्पीड, और इसके जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। स्पेलिंग पे मत जाना तो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग
मोशन। रेस्ट में तो पाथ क्या कवर करेगा, वही रहेगा। साफ लिख देता हूँ टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by body motion। ठीक है, तो उसे डिनोट करते हैं इसको एल से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनी नॉन डिस्टेंस बिटवीन initial and final position। इसको डिनोट करते हैं एस से। हम कर रहे हैं, करती हूँ एनसीईआरटी वैसा फॉलो कर रहा है। स्पीड है, स्पीड होता है रेट ऑफ स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी और स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी है भाई। देखो कोई बॉडी कहीं से कहीं जाएगी, जब पाथ कवर कर रहे हैं उसका क्या बोल रहे हैं? टोटल लेंथ ऑफ अ बॉडी, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन मोशन। तो किसी चीज का जैसा कि हम लेंथ कवर करेंगे, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव तो नहीं आ सकती लेंथ कम। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई बंदा यहाँ है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ गया फिर घूम के यहाँ गया, ये कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, ये 0,0,1 है, 0,0,1 है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो है दो यूनिट, और जो डिस्प्लेसमेंट है भाई वो देखो -1 है, क्योंकि क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, -1 में से 0 गया -1। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, वेक्टर क्वांटिटी प्लस, मतलब डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भाई, कहाँ जा रहे हो। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए वेक्टर तो नहीं बताना पड़ेगा ना। आपका डिस्टेंस स्केलर है, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नीचे पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया? बताओ बताओ, वेक्टर क्वांटिटी हो गई भाई। और उसको हम dx by dt के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल्स टू v। फिर आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम से डिवाइड करो, टाइम पॉजिटिव है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया है। और एक्सेलरेशन को डिनोट किया था a से d2x by dt स्क्वायर। डबल डिफरेंशियल है इस चीज का। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है काइनेमेटिक्स का पार्ट 1, मतलब कि बेसिक्स जो हैं उन लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चंस हैं और फिर इक्वेशंस आ जाएंगी, पैराबोलिक मोशन आ जाएगा आपका, 3D में मोशन आने लगेगा, और इसके बाद फाइनली क्या बोलते हैं उसे पढ़ाएंगे, क्या है, क्या नाम है, रिलेटिव मोशन को। ठीक है, तो सारी वीडियो जब पूरी देखना, मतलब बीच में मिस मत करना कुछ। ठीक है, मिस करोगे तो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। आपको आता है तो फिर मिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कवर हम सब सारे टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।